हेलो बच्चों। देखिएगा, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कन्वर्जेंस, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स की। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। टॉपिक ये है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होंगी ये आपको समझना है। फर्स्ट नंबर इसमें अगर बात करें तो आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने ये पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन्स जो है वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर लेते हैं, लेकिन हेलो एरीन्स में अगर ये कंडीशन को अप्लाई करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पॉसिबल नहीं हो पाती है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे ये पॉसिबल नहीं होते। क्यों नहीं होते उसे अभी आपको यहां पर समझते हैं एक एक करके। तो इसमें हमें यहां पर जो है बहुत हाई टेम्परेचर ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। बहुत ही हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये कंडीशन अगर है तो हेलो एरीन्स जो है फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर पाते हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स है क्या? बेंजीन रिंग पे हेलोजन को बोलते हैं हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड। बेंजीन रिंग पे अगर हेलोजन ग्रुप ऐड होता है तो वो होता है हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड को दोनों को कंपेयर करें तो एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब इसी में समझते हैं आगे। यह हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in aryl halide या फिर हेलो एरीन, मतलब बेंजीन रिंग पे हेलोजन, हेलो एरीन्स अकर्स ओनली किस कंडीशन में देखना? अकर्स ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन पर तो होता नहीं है। ड्रास्टिक कंडीशन, दिस इज बिकॉज हेलो एरीन्स are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction due to the following reason. अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसे समझते हैं। फर्स्ट नंबर रेजोनेंस इफेक्ट। यहां पर हमारे पास हेलो एल्केन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। बेंजीन रिंग पर अगर हेलोजन है तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है रेजोनेंस इफेक्ट।
रेजोनेंस इफेक्ट मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो पहला इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट। सेकेंड नंबर, डिफरेंस इन दी, अभी इसे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। डिफरेंस इन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन atoms in CX bond, in CX bond. Difference in the hybridization of carbon atoms in CX bond. Third number, instability of phenyl cation. और फिर रिपल्सिव इंटरेक्शन, ये हमारे पास है। देखो ये हमने पढ़ा कि जो हेलोएरिन्स हैं वो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें पहला तो रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का डिफरेंस रहता है। थर्ड नंबर, जब ये सेल्फ आयनाइजेशन होता है तो यहां पर इनस्टेबिलिटी, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाता है, तो वो स्टेबल नहीं हो पाता जिससे कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो पाए। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फोर्थ नंबर है रिपल्सिव इंटरेक्शन, मतलब बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इनके बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट है, आप एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आप इसी में समझते हैं आगे रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट नंबर पॉइंट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, देखिए नॉर्मल कंडीशन पे रेजोनेंस तो पॉसिबल है नहीं। जैसे अगर हम बात करें डबल बॉन्ड होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। क्लोरोबेंजीन, एल्काइल हैलाइड की अगर बात करें, ये तो एराइल हैलाइड है, मतलब क्लोरोबेंजीन है। मतलब एराइल हैलाइड, इसी को हम नेम बोलते हैं एराइल हैलाइड। ये क्लोरोबेंजीन को ही नेम बोला जाता है एराइल हैलाइड। और दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर की अगर बात करें एल्काइल हैलाइड, ये CH3Cl, ये है एल्काइल हैलाइड। तो इस कंडीशन में तो रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है यहां पर। इस कंडीशन में रेजोनेंस पॉसिबल होगा। अब क्या क्या होगा रेजोनेंस के लिए उसे समझते हैं कि ये हमारे पास है, यहां पर क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ये तो ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो करेगा? अब जो इस बेंजीन रिंग में ग्रुप अटैच्ड है वो लोन पेयर को कंटेन कर रहा है, इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है,
तो ये शो करेगा प्लस आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आर इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो क्लोरोबेंजीन हमने लिया, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर और पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में होता क्या है? लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो तभी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो इसमें क्या होगा देखना, ये यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करना स्टार्ट कर देगा। इधर है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, तो ये इधर आ जाएगा नेगेटिव, और यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल बन गया, और यहां से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन ये इधर ट्रांसफर हुए। लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो क्या होगा देखना, तो यहां पर डबल बॉन्ड Cl, तो ये डबल बॉन्ड, ये यहां पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, और इधर डबल बॉन्ड, लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो अब यहां से बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड है वो लोन पेयर में चेंज होगा, लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर। Cl है हमारे पास, इधर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। ये हमारे पास बन गया यहां पर क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर हुआ क्या, सेकंड स्ट्रक्चर में समझिए आप, जब इसमें रेजोनेंस हुआ तो इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड जितना आएगा तो क्या होगा, यहां पर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसमें हमें टेम्परेचर हाई चाहिए, और एक क्रिटिकल कंडीशन अप्लाई हो जाती है यहां पर टेम्परेचर हाई, हाई प्रेशर इसमें हमें अप्लाई करना पड़ता है, वो मेंटेन करके रखना होता है, तब जाके इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक कर पाएगा। तो पहला जो था हमारे पास वो था रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और इसके लिए हमें नॉर्मल कंडीशन पर पॉसिबल नहीं होता, यहां पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यहां पर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होगा। तो पहला इफेक्ट तो था रेजोनेंस इफेक्ट। और हेलो एल्केन्स, ये भाई इसमें क्यों है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो यहां पर सीधे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है। तो फर्स्ट नंबर इफेक्ट है, नोट कर लीजिए इसे। अब इसी में अगर बात करें सेकंड नंबर, difference in hybridization of carbon atoms in CX bond. Difference in hybridization of carbon atoms in CX bond. Difference in hybridization of carbon atom in CX bond. अब यहां पर होता यह है
अगर हम हेलो एल्केन की बात करें, CH3Cl की बात करें, ये हेलो एल्केन, ये हमारे पास है हेलो एरीन। तो अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्डेड है। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये हाइब्रिडाइज्ड है sp3, और इस कार्बन एटम को देखते हैं जिससे हेलोजन अटैच्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp3 और ये sp2। अब sp3 है तो क्या होगा, यहां पर जो परसेंटेज s कैरेक्टर होगा वो कितना है, देखो s का 1 पार्ट है, टोटल नंबर पार्ट 3 + 1 4 इंटू 100, तो कितना परसेंट आया, 25% हुआ। और इसकी बात करें यहां पर, क्योंकि देखिए हमें केवल सिग्मा को हमें चेक करना है, अगर 4 सिग्मा है तो इसका मतलब क्या होगा, sp3, अगर 3 सिग्मा है तो sp2। तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये हुआ sp2। परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है, तो ये पार्ट तो हमारे पास 1 है, टोटल पास 2 + 1 3 हो जाता है, इंटू 100, तो ये आ जाता है 33.3%। तो इसका मीनिंग ये हुआ जितना s परसेंटेज ज्यादा होगा, एटम हमारे पास न्यूक्लियस के पास में ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस के पास में ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहां पर क्या है, मोर अट्रैक्शन है। मैंने क्या बताया, देखना कि जितना s परसेंटेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, परसेंटेज s कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। मतलब जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना इंटरेक्शन ज्यादा होगा किसके बीच में, हेलोजन और कार्बन एटम के बीच में। तो बॉन्ड लेंथ इसकी डिक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, और यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर हमारे पास है sp3, परसेंटेज s कैरेक्टर कम है तो इंटरेक्शन भी कम हो रहा होगा, जहां यहां पर बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर अप्लाई करना होगा, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर इंटरेक्शन कार्बन और हेलोजन के बीच में ज्यादा है। हाइब्रिडाइजेशन देखो, परसेंटेज s कैरेक्टर जो था वो यहां पर 33.3% आ रहा था, तो परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा होगा, और तभी क्या है, ये लेस रिएक्टिव है इस हेलो एल्केन के कंपैरिजन में। तो जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो यहां पर 177 पिकोमीटर, और ये 169 पिकोमीटर, तो इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए क्या है, हेलो एरीन्स लेस रिएक्टिव होते हैं हेलो एल्केन के कंपैरिजन में। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो 3rd नंबर पढ़ते हैं इसी में, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन, बेंजीन में हेलोजन है तो ये क्या है, हेलोएरीन,
यहां पर सेल्फ आयनाइजेशन, आयोनाइज होता है, तो यहां से बेंजीन रिंग पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और एक्स नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। देखो कार्बन पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बोकेटाइन, और वो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है एलिफेटिक चेन पे, तो वो हाईली स्टेबल होता है। अब ये बेंजीन में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये अनस्टेबल, मतलब इसकी स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, मतलब ये स्टेबल है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कब अटैक कर सकता है, जब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो। ये क्या है, अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, तो यही हमारे पास इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन ये हमारे पास है। तो यहां पर SN1 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। SN1 मैकेनिज्म के लिए क्या कंडीशन थी कि सबसे ज्यादा कि यहां पर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था। लेकिन ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सेल्फ आयनाइजेशन, SN1 रिएक्शन यहां पर नॉट पॉसिबल है। SN1 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। SN1 मैकेनिज्म नॉट पॉसिबल, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो किसमें बनता है, SN1 में ही फॉर्म होता है। SN1 मैकेनिज्म नॉट पॉसिबल, तो यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SN2 में तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाती है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेल्फ आयनाइजेशन से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसी के बाद रहता है रिपल्सिव इंटरेक्शन। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है रिपल्सिव इंटरेक्शन। फोर्थ नंबर पॉइंट है रिपल्सिव इंटरेक्शन। तो इस कंडीशन में क्या है, बेंजीन रिंग पे हेलोजन है और इसमें अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, और इसमें कुछ इस ढंग से लोन पेयर है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इनके बीच में। रिपल्सन अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन पॉसिबल, तो जिससे रिएक्शन पॉसिबल आगे नहीं हो पाती है। तो हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो हेलो एरीन्स है, हेलो एल्केन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। क्यों है, क्योंकि पहला रेजोनेंस इफेक्ट था, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, थर्ड नंबर पॉइंट इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन, फोर्थ नंबर रिपल्सिव इंटरेक्शन। अब हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस रिएक्टिविटी को, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो जा रहा है। अगर इसमें से हम ऐसे ग्रुप को ऐड कर दें कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करे, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल इजीली इसमें अटैक कर सकता है। तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करा दें तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2CN ये ग्रुप को ऐड करा दें, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, जिससे बॉन्डिंग यहां की वीक हो जाएगी, और बॉन्डिंग वीक होगी तो बॉन्ड इजीली यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि हमें अभी ये बॉन्डिंग जो हो रही है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आ जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जा रही है। अगर ये लूज भी कर रहा है तो अनस्टेबल हो जा रहा है चार्ज, और रिपल्सन होना स्टार्ट हो जा रहा है। ये कंडीशन कब नहीं होगी, जब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर दें, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना स्टार्ट कर देगा, अपनी साइड को लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग थोड़ा वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। बॉन्डिंग वीक होगी तो न्यूक्लियोफाइल इसमें इजीली ऐड हो सकता है, तो तब जाके ये इंक्रीज कर सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी को। तो अगर इसी में हम रिएक्शन पढ़ें,
देखिएगा अब इसी में आगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब क्या होगा कि ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। अगर इसमें हम NaOH करा दें तो डायरेक्ट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, तो इसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन लेना होता है, मतलब 600 लगभग 33 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लेना होता है। और इस कंडीशन में क्या बनाएगा, सबसे पहले डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, एसिडिफिकेशन पहले बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये है सोडियम फिनॉक्साइड, और इसी में डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दें और यहां से NaCl रिमूव हो जाएगा और H आ जाएगा इसमें, मतलब ये क्या बन गया, फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बनेगा फिनॉल। तो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। जब हमने क्या किया, क्रिटिकल कंडीशन ले ली, मतलब 633 केल्विन टेम्परेचर, 300 लगभग 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाए। यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, ये HCl यहां से रिमूव हुआ और ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। डाइल्यूट HCl के साथ NaCl रिमूव होगा तो फिनॉल बनेगा। अब रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस। ये हमारे पास है। चलिए आप इसी में अगर बात करें, अब कब इंक्रीज हो सकती है, जब इसमें हम रिएक्टिविटी को अगर बात करें कि जब इसमें हम इंक्रीज कर दें, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करें। देखो रेजोनेंस कहां पर हो रहा था, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो हम जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, NO2 CN ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, कम, जिससे बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल उसमें अटैक कर सकता है। तो ये केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो सकता है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 443 केल्विन टेम्परेचर। अगर इसे हम NaOH के साथ ले लें, फर्स्ट में 443 केल्विन टेम्परेचर। अब कुछ क्योंकि रिएक्टिविटी कुछ बढ़ चुकी है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, H पॉजिटिव। ये वही जो हम अभी यहां पर डाइल्यूट HCl लिया था, तो ये इस कंडीशन में हो जाएगा Cl और यहां पर OH और यहां पर आ गया NO2। मतलब यहां पर हमारे पास है पैरा नाइट्रो या 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, ये बन गया। अगर इसी में अगर बात करें, अगर हम आगे, अगर दो ग्रुप ऐड कर दें, क्योंकि मेटा पे तो हो नहीं सकता, ऑर्थो और पैरा पे, रिएक्टिविटी कुछ और इंक्रीज हो जाएगी। 369 केल्विन टेम्परेचर चाहिए अभी हमें इसमें लगभग।
369 केल्विन टेम्परेचर और H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा दें तो ये Cl ग्रुप यहां से OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा OH, इधर Cl और इधर Cl, सॉरी इधर NO2 और इधर भी NO2। तो रिएक्टिविटी कुछ इसकी और इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इस ऑर्थो पोजीशन और इस पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप को ऐड कर दूं तो रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी इसमें। तो यहां पर क्या आया नेम देखना, 1 2 3 4 5 6 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। चलिए इसी में और ग्रुप ऐड कर रहे हैं अभी हम। अगर इस NO2 को हमने इस ढंग से ऐड किया, यह हमने ले लिया, ये हमारे पास क्या है इधर 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये हाईली रिएक्टिव है। H2O के साथ इसे हीट करें तो ये क्या हो जाएगा, सीधे ये ग्रुप जो है NO2 Cl ग्रुप जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी क्योंकि इसमें 3 ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे इस बेंजीन रिंग से, बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, तो बॉन्डिंग वीक होगी तो इजीली न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें यहां पर हम कि रिएक्टिविटी कहां पर ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए कैसे चेक करेंगे देखना। चलिए नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो होगा हेलोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन है। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये ग्रुप, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और रिएक्टिव सबसे ज्यादा। फिर जिसमें 2 ग्रुप अटैच्ड हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये ग्रुप रहेगा। फिर आ गया हमारे पास पैरा पोजीशन पे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इसके बाद हमारे पास है सबसे कम रिएक्टिव होगा क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसमें 3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसमें 1 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वहां पर क्या होगी, उतनी ही रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ज्यादा रहेगी। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। तो इसी में हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें कोई डाउट नहीं करना है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है। यहां पर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस से क्या हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है। तो इसी में हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।